मैं आपके सामने जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और आप सब लोगों को पता है कि हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर ध्यान में प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्यार जो मुझे मिल रहा है वो ऐसे ही मिलता रहेगा। और मैं आप लोगों की मेहनत से मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि आप लोग जीएस में 25 प्लस कम से कम करके आओगे। और आप देख रहे हो कि जो मटेरियल है वह आपके लिए कितना उपयुक्त है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे अपना प्यार बना के रखें। और हम लोग आपके सामने आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य है। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे कि इसमें क्या पूछा गया कि दक्षिण भारतीय राज्य है। ऑप्शन फर्स्ट गुजरात, ऑप्शन सेकंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन थर्ड तमिलनाडु और ऑप्शन फोर केरल। तो हम लोग देखते हैं कि आप सब लोग जानते हो कि हमारा जो भारत है वह प्रायद्वीपीय भारत है। कैसा भारत है? प्रायद्वीपीय भारत है। और मेरा कहने का मतलब यह होता है कि किसी स्थल के तीनों ओर यदि जल होता है तो उसको हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय। इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के तीनों ओर आप सब लोग जानते हो कि क्या है? जल है या पानी है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इधर आप सब लोग जानते हो कि इधर अरब सागर है। क्या है? इधर अरब सागर है। और अगर बात की जाए नीचे हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। और अगर इधर बात की जाए तो यहां पर आप सब लोग जानते हो कि यह बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे अधिक लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य। तो ये सब दक्षिण भारत के राज्य हैं। तो अब अगर बात की जाए तो इसमें सबसे अधिक जो तट सीमा वाला वो राज्य है वो तो गुजरात है। क्या है? गुजरात है। लेकिन गुजरात ये है। लेकिन दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहां से दक्षिण भारत, यहां से और इस निचले हिस्से को दक्षिण भारत माना जाता है। जो विंध्य पर्वतमाला है, विंध्य उसके नीचे ही सतपुड़ा पर्वतमाला है। और आपको पता होगा कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के मध्य एक नर्मदा नदी भी बहती है। तो इस विंध्य से जो नीचे का इसे दक्षिण भारत कहते हैं। अब वो तट, ये सारा जो है वो तट है, ये जो है वो सारा तट है। अब अगर बात की जाए तो इनसे देखो, यहां पर आपको पता है गुजरात है, यहां महाराष्ट्र है, यहां गोवा है, यहां ये आप सब लोग जानते हो कि ये आपका ये यहां पर फिर ये केरल है और ये आंध्र प्रदेश है, यहां आप सब लोग जानते हो कर्नाटक है, ये सब यहां तमिलनाडु है। तो ये सब लगे हुए हैं। लेकिन इसमें पूछा गया कि दक्षिण भारतीय राज्य सबसे अधिक किस दक्षिण राज्य की लंबी तट रेखा है? तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो देखते हम लोग कि देखो सबसे अधिक तट सीमा वाला जो राज्य है वो एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी यदि बात की जाए तो इसकी लगभग 1962 किलोमीटर, कितनी है? लगभग 1962 किलोमीटर है। अब अगर बात की जाए तो इसमें गुजरात की है वो लगभग 1215 के आसपास है, 1215-16 कुछ किलोमीटर है, लगभग है। मुझे फिक्स इसका फिगर नहीं पता, लेकिन 1200 से ज्यादा है। और अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की है वो 972 किलोमीटर के आसपास है। और तमिलनाडु की भी बात की जाए तो यह 9 से कुछ 5 या मतलब इससे कम है, ये 9 से 5 हो या 9 से 12 हो या 9 से 10 के आसपास यह है।
एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन 9 से थोड़ी ज्यादा है। और आंध्र प्रदेश की लगभग 972 किलोमीटर है, गुजरात की 1215 किलोमीटर के आसपास है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा पूछ रहा है? दक्षिण भारतीय राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, आंध्र प्रदेश। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत के पूरे भारत की बात करता कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका गुजरात होता। क्लियर है ना? और अगर वह केंद्र शासित प्रदेशों को ध्यान में रख के पूछा जाए तो फिर सबसे अधिक लंबी सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। फिर सबसे अधिक लंबी रेखा वाला जो राज्य है, जो तट लगे हुए हैं सबसे अधिक, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं। फिर उसके बाद गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड आंध्र प्रदेश है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सेकंड सुचेता कृपलानी, ऑप्शन थर्ड रामनरेश यादव, और ऑप्शन फोर हरिशंकर रावत। तो इस क्वेश्चन के यदि राइट आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ऑप्शन फोर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। कौन नहीं रहे? तो वो हरिशंकर रावत नहीं रहे। ये तीनों तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप सब लोग जानते हो कि ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। क्या थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्लियर है ना? अगर बात की जाए सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। क्लियर है ना? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और रामनरेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हरिशंकर रावत हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है? तो कौन नहीं है? हरिशंकर रावत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम कितने वर्ष का होना अनिवार्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विधानमंडल होता है एक विधानमंडल। विधानमंडल में और विधानमंडल तीन चीजों से मिलकर बनता है। विधानसभा, किससे? विधानसभा, उसके अलावा राज्यपाल, राज्यपाल, और अगर बात की जाए तो विधान परिषद। क्या? विधान परिषद। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बता चुका हूं कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। क्लियर है? कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। तो अब पूछ रहा है वो कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम कितने वर्ष का होना अनिवार्य है? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे संसद में लोकसभा होता है, राष्ट्रपति होता है और राज्यसभा होता है, उन तीन से मिलकर संसद बनती है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी? न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कितनी? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्लियर है? राज्यपाल का बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या दिए? ऑप्शन फर्स्ट 25 वर्ष, ऑप्शन सेकंड 30 वर्ष, ऑप्शन थर्ड 35 वर्ष, ऑप्शन फोर 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 30 वर्ष। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आयु 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो वह विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। क्लियर है ना बच्चों? तो अब अगर बात की जाए तो इसमें और भी ऑप्शन है। जैसे 25 वर्ष मैंने आपको बताया कि विधानसभा और लोकसभा का भी, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और विधानसभा का भी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष विधान परिषद का भी
और राज्यसभा का भी, किसका, विधान परिषद का भी और राज्यसभा का भी, विधान परिषद का भी और राज्यसभा का भी। अब अगर बात की जाए तो 35 कई लोगों की होती है, इसमें से जैसे प्रमुख हो आप लोग दो ही लिख लो, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। क्लियर है, एक राज्यपाल। या 21 वर्ष की बात की जाए तो 21 वर्ष ऐसा कोई व्यक्ति जो पंचायती राज का चुनाव लड़ना चाहता है, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ना चाहता है, पंचायती राज व्यवस्था का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वहां 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज में जैसे प्रधान बनते हैं, सरपंच बनते हैं, यदि वह तभी बनेंगे जब उनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो चुकी हो। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? क्या करता है? अध्यादेश। तो अध्यादेश मेरे प्यारे बच्चों में आपको बता दूं, अध्यादेश तब जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा जब आपका या तो लोकसभा नहीं चल रहा हो या राज्यसभा नहीं चल रहा हो या दोनों सदन नहीं चल रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा तभी जारी किया जाता है जब या तो लोकसभा नहीं चल रही हो, क्या नहीं चल रही हो, लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही हो या लोकसभा नहीं चल रही हो या राज्यसभा नहीं। अब अगर बात की जाए तो इसमें लोकसभा नहीं चल रही हो या राज्यसभा नहीं चल रही हो, राज्यसभा नहीं चल रही हो। क्लियर है ना। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि या तो इनमें से एक सदन नहीं चल रहा हो, या तो लोकसभा नहीं चल रही हो या राज्यसभा नहीं चल रही हो या ये दोनों ही नहीं चल रहे हो या ये दोनों ही नहीं चल रहे हों। उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और अध्यादेश जारी किया जाता, आप ऐसे समझो कि अध्यादेश कुछ और नहीं होता बल्कि अध्यादेश एक कानून या विधि होती है और वह तब राष्ट्रपति बनाता है जब कोई भी सदन नहीं चल रहा हो और देश को उस समय कानून की या विधि की आवश्यकता हो और सदन चल नहीं रहे हो लेकिन जरूरत है कानून की। तो फिर कैसे कानून बनेगा? आप सब लोग जानते हो कि संसद या पार्लियामेंट ही कानून बनाती है। जब सदन चल ही नहीं रहे हैं तो कानून बना नहीं पाएगी। तो फिर क्या होता है, राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और यह शक्ति तब दी गई है जब या तो लोकसभा नहीं चल रहा हो या राज्यसभा नहीं चल रहा हो या दोनों सदन नहीं चल रहे हों। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 161, ऑप्शन सेकंड है अनुच्छेद 123, ऑप्शन थर्ड है आपके सामने अनुच्छेद 213 और ऑप्शन 4 आपके सामने अनुच्छेद 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड अनुच्छेद 123। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए अनुच्छेद 161 की, तो अनुच्छेद 61 है आपको राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से। किससे? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। क्लियर है ना। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्लियर है ना। राज्यपाल भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 72 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। क्लियर है ना। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित आपका अनुच्छेद 72 है। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड अनुच्छेद 123 है। हाल ही में श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर देश में पहला शोध करने की उपलब्धि हासिल करने वाला विश्वविद्यालय है। क्लियर है ना। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये करंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? यह करंट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट है काशी हिंदू विश्वविद्यालय,
ऑप्शन सेकंड है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन थर्ड है लखनऊ विश्वविद्यालय और ऑप्शन फोर है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। यदि बात की जाए तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने ही हाल ही में श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर देश में पहला शोध करने की उपलब्धि हासिल की है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भागवत गीता का उर्दू में अनुवाद किया गया था, उस पर शोध नहीं हुआ था आज तक, और पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इस पर शोध किया है और यह क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है। अब अगर बात की जाए तो काशी विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को की गई थी। कब की गई थी? 4 फरवरी 1916 को की गई थी। और ये किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसकी स्थापना की थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर बात की जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में कब की गई थी? 1887 में की गई थी। और ये अगर बात की जाए तो ये आपके विलियम मुइर के द्वारा की गई थी। विलियम मुइर के द्वारा की गई थी। क्लियर है ना? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना विलियम मुइर के द्वारा 1887 में की गई थी। और यदि लखनऊ विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 1920 और 21 दोनों लिखा मिल जाएगा, क्योंकि 1920 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 21 में पहली बैठक हुई थी। तो 1920-21 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना मोहम्मद अली और मोहम्मद खान ने की थी। मोहम्मद अली और मोहम्मद खान ने की थी। एक ही नाम है, ये अलग नहीं है। मोहम्मद अली मोहम्मद खान ने लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920-21 में की थी। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है हाल ही में जारी 2024 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान है। ऑप्शन फर्स्ट पहले, ऑप्शन सेकंड दूसरा, ऑप्शन थर्ड तीसरा और ऑप्शन फोर चौथा। बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर का मतलब यह है कि ग्लोबल, आप सब लोग जानते हो, विश्व, फायर पावर मतलब कहने का मतलब यह है कि पावर मतलब एशिया में सबसे अधिक जो प्रभावशाली जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें क्या है कि विश्व के ऐसे कौन से देश हैं जो एशिया में सबसे प्रभावशाली हैं, उसके आधार पर ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की जाती है। अब इसमें इस क्वेश्चन में पूछा कि भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन अगर बात की जाए तो पहले पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या हम लोग कह सकते हैं अमेरिका। अमेरिका ऐसा देश है जिसका प्रभाव एशिया में आज भी पहले नंबर पर है। दूसरे की बात की जाए तो रूस आपको पता होगा कि रूस एशिया में भी सम्मिलित है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में सम्मिलित है। रूस एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में है, एशिया और यूरोप। और अगर तीसरे पे बात की जाए तो चीन है। कौन है? चीन तीसरे नंबर पर है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में, और चौथे नंबर पर आपका अपना प्यारा भारत है। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके गया, तो आप याद रखना पहली अमृत भारत ट्रेन पूछ रहा है, वो वंदे भारत नहीं या ट्रेन 18 नहीं, अमृत भारत ट्रेन के बारे में वो पूछ रहा है। और ये करंट का क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2023 को। तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट है ग्रेटर नोएडा से, ऑप्शन सेकंड है प्रयागराज से, ऑप्शन थर्ड है वाराणसी से और ऑप्शन 4 है अयोध्या से। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है अयोध्या। अयोध्या से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। क्लियर है ना? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है
निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान, ऑप्शन फर्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? प्रिटोरिया में। ऑप्शन सेकंड आपके सामने है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। कौन सी संस्थान? प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भोपाल में। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झांसी में। और चौथा ऑप्शन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो वो शिमला में। क्लियर है? कहां पर? शिमला में। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो दो होंगे। एक तो ये प्रिटोरिया, ये फर्स्ट है, और एक ऑप्शन 4 है। इसमें टाइपिस्ट की थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान है वो प्रिटोरिया में नहीं है, वो नैरोबी में। कहां पर है? नैरोबी कनाडा में। कहां पर है? नैरोबी कनाडा में है। पहला ऑप्शन ये सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झांसी में है। ये भी सही है, लेकिन भारतीय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में नहीं है, बल्कि यह देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून में है। तो इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही होंगे। पहला अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान प्रिटोरिया में नहीं है, नैरोबी में है, ये सही है, ये सही है। लेकिन ये चौथा ऑप्शन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में नहीं है। कहां पर है? देहरादून में है। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और वह है निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? क्या नहीं है? उदाहरण नहीं है। इस नहीं पर ध्यान दिया करो। ऐसे क्वेश्चनों में आपने बार बार देखा होगा कि हम लोग नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, और जब हम एग्जाम हॉल से आते हैं निकल के तो हमें पता रहता है कि यह क्वेश्चन हम जानते थे लेकिन फिर भी ये गलत हो गया।